हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो आप पीडीएफ फाइल और क्विज यहां से प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 मेडल जीत लिए हैं। आरबीआई ने ई रूपी नाम से अपनी नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा करी है। और वहीं पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए गोदरेज एग्रोवेटर ने दोस्तों अभी 3 और राज्यों के साथ समझौता कर लिया है, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने ऑनलाइन शैक्षणिक गेम आजादी क्वेस्ट लॉन्च किया है। और एचपीसीएल दोस्तों पहली गोबर संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया गया। और जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली सेवा शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। और विजय शेखर शर्मा एक बार फिर से पेटीएम के एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिए गए हैं। एंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। इनको शरणार्थियों के स्वागत प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। चलिए अब बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चंस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आज का जो करंट अफेयर है इसका ऑनलाइनर सिर्फ आप 2 ही घंटे बाद या 4 घंटे बाद ही प्राप्त कर पाओगे। 12 बजे से पहले पहले आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और क्विकली रिवीजन किया करो। और भी बहुत सारी पीडीएफ वगैरह वहां पर भेजी जाती रहती है। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए। तो दोस्तों डीआरडीओ के अब नए अध्यक्ष हो गए हैं समीर वी कामत। बहुत दिनों से जी सतीश रेड्डी आप याद करते थे, अब आपको समीर वी कामत जी का नाम याद रखना है। डॉक्टर समीर वी कामत अब होंगे डीआरडीओ के नए प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए, समीर वी कामत अपॉइंटेड एज डीआरडीओ चीफ। ये दोस्तों डीआरडीओ के सचिव और अध्यक्ष दोनों नियुक्त किए गए हैं। पूरा नाम है डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत। डीआरडीओ के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल विभाग में ये वर्तमान में महानिदेशक हैं 2017 से ही, लेकिन अब जी सतीश रेड्डी जी की जगह पर अब डीआरडीओ के अध्यक्ष होंगे। ओके, अच्छा, जी सतीश रेड्डी जी कहाँ गए? तो जी सतीश रेड्डी जी दोस्तों अब रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होंगे, ठीक है ना। तो साइंटिफिक एडवाइजर होंगे ये राजनाथ सिंह जी के, जी सतीश रेड्डी जी, ये आप याद रखेंगे। अब डीआरडीओ की बात, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत अब नए डायरेक्टर होंगे। वहीं इसरो के भी दोस्तों चीफ बदले ही गए हैं, आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले ही वो बदले गए थे। वो एस सोमनाथ बने हैं। तो एस सोमनाथ बने, जो लोग कुछ दिनों से पढ़ाई छोड़ दिए थे अब रिवीजन शुरू किए हो तो याद रखना, एस सोमनाथ इसरो के नए चीफ हैं और डीआरडीओ के नए चीफ हैं समीर वेंकटपति कामत, ठीक है, अपडेट कर लो। चलो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत ने कितने साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल में कोई पदक जीता? तो भारत दोस्तों 14 सालों के बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल में कोई पदक जीता है। और वो कौन सा पदक है? ब्रॉन्ज मेडल है। कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया की टीम ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप इंडिया विन फर्स्ट मेडल इन लास्ट 14 ईयर। अब देखो ये क्वालिफाई भी कर गया है अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। और कांस्य पदक भारत ने जीता है। भारत दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा करके जीता मेडल के लिए, यानी दक्षिण कोरिया जो है ये चौथे स्थान पर रहे। बात आती है कि गोल्ड कौन जीता, यानी फाइनल कौन जीता? तो फाइनल दोस्तों जापान ने जीता और फाइनल हारा ईरान, इस वजह से ईरान को मिला सिल्वर। 14वां इस बार का संस्करण था और तेहरान में ये आयोजित किया गया था, ईरान में। अच्छा, भारत जो है अपना पिछला मेडल 2007 में जीती थी, ये तो आपको पता लग गया क्योंकि 14 साल यहाँ पर दिया गया है, 14 साल पीछे। लेकिन भारत चैंपियन भी एक बार बन चुकी है 2003 में दोस्तों, जब विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, यानी भारत ही होस्ट किया था, तब 2003 में भारत चैंपियन भी बनी थी। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है ना? चलो, तो भारत एक बार चैंपियन भी रह चुकी है। अगला क्वेश्चन, भारत कब तक 1.8 लाख किलोमीटर राजमार्ग और 1.2 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन बनाने का लक्ष्य रखा? तो भारत ने दोस्तों 2025 तक टारगेट सेट किया है कि
इंडिया में 1.8 लाख किलोमीटर का हाईवेज बन जाएगा और 1.2 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछा दी जाएगी। 2025 तक का ये टारगेट है और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ा टारगेट है ये। और ये टारगेट आप इतना ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1950 से 2015 तक जितनी रेलवे लाइन और जितना ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ था वो महज आने वाले 3 सालों में होने वाला है, क्योंकि 2022 से लेकर के 2025 के बीच में। ठीक है, तो सोच लो 1950 से 2015 तक में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था उतना ये आगे 3 सालों में ही होगा। तो यानी कि एक प्रकार से क्रांति होने वाली है, ये गोल्डन एरा होने वाला है अगला 3 साल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, तो 2025 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। ये रिपोर्ट जारी करी है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ड्रीम सेट गो ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ड्रीम सेट गो ने दोस्तों अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली आपको पता है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के ये अध्यक्ष हैं और इनको नियुक्त कर दिया गया है ड्रीम सेट गो का पहला ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए। और कुछ और अगर हम लोग बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर तो उनको भी रिवाइज करेंगे, जैसे अभी लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराजन, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनको मास्टर कार्ड का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। और वही ऋषभ पंत को उत्तराखंड का बनाया गया। उत्तराखंड के दोस्तों वंदना कटारिया और अक्षय कुमार भी बनाए गए हैं। वाणी कपूर को नॉइस के एक्स फिट 2 सीरीज का स्मार्ट वॉच का बनाया गया। और नीरज चोपड़ा कोका कोला के लिम्का स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। वैसे नीरज चोपड़ा जो है ये गुड डॉट के भी हैं, गुड डॉट के भी हैं और टाटा एआईए के भी हैं, टाटा एआईए के भी हैं। ठीक है, शाहरुख खान को गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर और ये बोलो जुमा केसरी के भी हैं। चलो आगे, हाल ही में किसने न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 to 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया? न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग, ये पुस्तक का विमोचन अभी एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, पूर्व अब लगा दीजिए, पूर्व उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति थे तब तो ये खूब करते ही थे विमोचन, लेकिन अब उपराष्ट्रपति पूर्व हो गए हैं फिर भी अभी विमोचन तो कर ही रहे हैं। तो एम वेंकैया नायडू जी, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इन्होंने एक बुक को विमोचित किया है, ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 to 2019। ओके, ये दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण से प्राप्तकर्ता स्वर्गीय अरुण जेटली जी के चुनिंदा लेखों का संकलन है, यानी इसको उन्होंने लिखा हुआ था और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये लॉन्च किया गया बुक। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे आप। अच्छा, लेटेस्ट बुक में अगर हम लोग रिवीजन करना चाहें तो संजय बारू ने द जर्नी ऑफ ए नेशन लिखा, फैसल फारूकी ने दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड लिखा, वहीं अनुराग ठाकुर जी ने ए विजुअल हिस्ट्री, फर्स्ट सिटीजन, मूड्स मूवमेंट एंड मेमोरीज और इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्रीज, ये 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं। ये 3 पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के ऊपर लिखी गई थी। द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर धृति शाह ने, ठीक है ना, अच्छा अनुराग ठाकुर ने ये विमोचित किया था, ठीक है, लिखा नहीं था। द मैकमोहन लाइन जो है जे सिंह ने, और स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरो ये मीनाक्षी लेखी ने विमोचित किया है। ग्रुप डी ई बुक के बारे में तो आप जानते ही हो, अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए इसके बारे में तो आप लोग संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऐप पर भी ये आपको ई बुक मिल जाएगी आसानी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे आईएमएफ ने भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में दोस्तों भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है केवी सुब्रमण्यम जी को। केवी सुब्रमण्यम, यहां पर आप देख पाओगे ये फार्मर सीईए हैं, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। तो इनको नियुक्त किया गया है इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईएमएफ। आईएमएफ में ये भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। ठीक है, और किसकी जगह पर आएंगे? ये प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला जी की जगह पर आएंगे। सुरजीत एस भल्ला जी की जगह पर अब ये नियुक्त होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर बात करूं तो 1945 में स्थापित हुआ था, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं। और सेकंड सबसे बड़ी अधिकारी कौन है? तो आप बताएंगे गीता गोपीनाथ बताएंगे। ठीक है, गीता गोपीनाथ। अच्छा, सीईओ कौन है? तो आप बताएंगे जियोफ एलार्डिस जो हैं ये सीईओ अब हो गए हैं। सॉरी, सीईओ कह रहा हूं मैं यहाँ पर, चीफ इकोनॉमिस्ट, सीईओ मत करो, चीफ इकोनॉमिस्ट। ठीक है ना, पहले गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी, अब दूसरी सर्वोच्च पद पर आ गई हैं।
गीता गोपीनाथ दोस्तों यहाँ की जो IMF की वॉल है, वॉल ऑफ पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट की, उस पर ही प्रदर्शित होने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देश के पहले स्वदेशी विमान INS विक्रांत को नौसेना में कब शामिल किया जाएगा? तो देश का पहला स्वदेशी विमान दोस्तों फाइनली अब इंडियन नेवी को मिलने जा रहा है। 2 सितंबर 2022 का वो दिन होगा जब इतने दिनों के परीक्षण के बाद फाइनली INS विक्रांत जो है ये इंडियन नेवी को मिल जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भारतीय नौसेना को सौंपेंगे 2 सितंबर को। ठीक है, यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, INS विक्रांत इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी कमीशन्ड ऑन सितंबर 2022। तो देखिए 2 सितंबर को इसको प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। ये स्वदेशी रूप से है, पूर्णतया स्वदेशी रूप से ये बनाया गया है और इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ये स्वदेशी रूप से विमान वाहक पोत है। ओके, तो यहाँ पर तो आप इमेज देख ही लिए तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, ये विमान वाहक पोत है, यानी कि विमान का वाहन भी करता है समुद्र में। ठीक है, फिलहाल स्पीड इसकी 28 नॉट होगी और 7500 समुद्री मील तक का सफर ये तय कर सकती है एक बार में। तो इससे अब भारतीय नौसेना की क्षमता और ज्यादा मजबूत होने वाली है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब में। पंजाब के मोहाली में इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इन पंजाब से मोहाली। तो पंजाब के मोहाली में थे और यहाँ पर जो बगल में आपको दिख रहे हैं ये कौन है? भगवंत मान है, नए CM ऑफ पंजाब। तो फिलहाल होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इसका नाम होगा और CM भगवंत मान के साथ मिलकर के PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका लाभ ना सिर्फ पंजाब उठाएगा बल्कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोग भी अपना इलाज कराने आ सकेंगे क्योंकि नजदीक पड़ेगा। ठीक है, तो मोहाली में ये किया गया है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? 31वां व्यास सम्मान, तो आपको याद होगा ये तो मैं आपको बहुत दिनों से याद करवा रहा हूं, जब से अनाउंसमेंट हुआ था तभी से। फाइनली इनको ये सम्मान अब दिया जा चुका है। तो 31वां व्यास सम्मान किसे मिला? डॉक्टर असगर वजाहत जी को। डॉक्टर असगर वजाहत जी ये हिंदी के राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं और इनका जो नाटक था महाबली, और उस महाबली नाटक के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, 25 अगस्त 2022 को इनको सम्मानित किया गया। अनाउंसमेंट बहुत पहले ही हो गया था और इसी वजह से मैंने आपको ये सब चीजें रटा भी दिया है। फिलहाल आज हम लोग कुछ और भी अवार्ड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानो 1991 में इसकी शुरुआत हुई व्यास सम्मान की के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन ने दोस्तों 1991 में कई पुरस्कारों की शुरुआत करी, जैसे व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ठीक है, GD बिरला पुरस्कार। ठीक है, ये सारे सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं और 1991 में ही शुरू हुए। इस वजह से सभी का संस्करण ना 31वां ही समझना है आपको। ओके, मिलते जुलते कुछ अवार्ड का हम लोग करेंगे रिविजन। जैसे एक तो 31वां व्यास सम्मान आपने पढ़ा, असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए मिला। 31वां सरस्वती सम्मान पूछा जाए तो आप बताएंगे रामधरस मिश्रा को मैं तो यहां हूं के लिए। इसके बाद अगर पूछा जाए कि 31वां GD बिरला पुरस्कार कैसे मिला, तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के लिए। देखो ये विज्ञान में दिया जाता है, ठीक है, ये हिंदी साहित्य में। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आप बताएंगे 2020 के लिए नीलमणि फूकन को और 2021 के लिए दामोदर माउजो को मिला है। याद रखना है इसको, आपको 2020-21 एक साथ मिला था, नीलमणि फूकन और दामोदर माउजो। मैंने आपको कैसे याद कराया था? फूको और मौज करो, ठीक है ना। तो फूकन पहले रहेंगे और मौज करो बाद में रहेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद गांधी शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों मिला है। अभी KBC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो प्रथम नाम का एक NGO है, NGO मतलब समझते हो ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो प्रथम नाम का एक NGO है, उसको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। क्लियर है ना दोस्तों? वीडियो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो। आप लोग के लिए ये 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए इसके पीछे कम से कम 5 घंटे की मेहनत रहती है, तो वो 5 घंटे की मेहनत सिर्फ 20 मिनट में मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, आप लोग का समय बचाता हूं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर ही कर दिया करो। चलो आज आप लोग सभी लोग प्रण करो कि कम से कम 10-10 लोगों को शेयर करोगे। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कितने कितने लोगों ने शेयर किया है, ईमानदारी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को कार्यकाल से निलंबित किया?
दिया। चलिए, तो प्रयुक्त चान-ओचा आपको तो पता है पीएम कहाँ के हैं, ये थाईलैंड के पीएम थे। इनको वहां की कोर्ट ने, वहां की न्यायालय ने निलंबित कर दिया है। इतना पावर है वहां के न्यायालय में, ये आप सोचिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को वहां से हटा दिया है। कोर्ट सस्पेंड्स थाईलैंड पीएम प्रयुक्त चान-ओचा फ्रॉम ऑफिस पेंडिंग लीगल चैलेंजेस। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रयुक्त चान-ओचा आज के टाइम पर वहां से हटा दिए गए हैं और कार्यालय से, ऑफिस से निलंबित कर दिए गए हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आगे जो भी प्रोसीजर होगा हो सकता है वो फिर से क्लेम करें या जो भी चीजें हों उसके बारे में आपको अपडेट दिया जाएगा। यहाँ पर अपडेट यही है कि थाईलैंड के पीएम अब पीएम नहीं रहे। ओके, 9 में से 5 जजों की कमेटी ने इनके पक्ष में, निलंबन के पक्ष में वोट किया और फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया फाइनली। थाईलैंड आया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थाईलैंड। वैसे भी आपको थाईलैंड घूमने की इच्छा तो होगी ही, चलिए मैं आपको आज वर्ल्ड मैप से ही घुमा देता हूँ। तो देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे तो म्यांमार को छोड़ते हुए इधर आपको नीचे मिल जाएगा थाईलैंड, और ये है इसकी कैपिटल बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक इसकी कैपिटल है थाईलैंड। थाईलैंड की मुद्रा होती है बहत। क्या होती है? बहत होती है यहाँ की मुद्रा, और यहाँ के ही पीएम थे प्रयुक्त चान-ओचा। क्लियर है ना? बिल्कुल। ओके, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, और वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी करोगे ही। तो आप अगर शेयर कर दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता देना। ग्रुप डी की ई बुक आई है, इसको अगर आप लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का नंबर, और व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। वैसे आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ही लेंगे, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ वगैरह भेजी जाती रहती है, और आप एमजीटी ऐप से भी जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी आपको वहीं पर मिलेगी। कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था कि इस राज्य के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का निधन हो गया, तो झारखंड और असम के राज्यपाल रह चुके थे। सऊदी अरब में भारत के राजदूत हैं अहमद जावेद। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में कुछ लोगों ने जो सबसे बढ़िया से आंसर किया था उनके नाम यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे महेंद्र हेम्ब्रोम, प्रवीण त्रिपाठी, सुष्मिता साहू, पूजा कुमारी, सीलू मौर्य, उषा साहू और सुष्मिता साहू। ये सुष्मिता साहू शायद रिपीट हो गई हैं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, साथ ही नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि जब तक क्वेश्चन लिखा जा रहा था और जब तक ये पीपीटी बन रही थी तब तक इतने ही लोगों ने सबसे सही और डिटेल में आंसर किया था। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही आंसर किया करो। आज का क्वेश्चन आपके लिए क्या है? आज का क्वेश्चन आपके लिए है एसबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? यहाँ पर आई थिंक आरबीआई होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किस राज्य के साथ छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर शेयर नहीं किया करता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसके बारे में जो भी पता होगा तो, और पीडीएफ और क्विज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।